Hello students, in this video we will cover chapter 13 that is legal and regulatory environment। तो इसमें हम कुछ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करने वाले हैं जो पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती हैं या रेगुलेट करती हैं, और कुछ लीगल रेगुलेशंस, कुछ लीगल एक्ट जो रिसर्च एनालिस्ट को ध्यान में रखने हैं और जो कि एप्लीकेबल होते हैं कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज ऑपरेशंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं लीगल एक्ट्स। सो coming to the topic, the regulators in the Indian financial market ensures that one market participants behave responsibly so that the securities market continues to be a major source of finances for corporation, government and the interest of the investors is protected। तो यहाँ पे कोई भी लीगल एक्ट या फिर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी जो सुपरवाइज करती है या फिर जो फोरसी करती है पूरा सिक्योरिटीज ऑपरेशन, उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव सारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इज प्रोटेक्टेड। और ये क्या है? मान के चलिए कोई भी रिटेल इन्वेस्टर है, कोई भी छोटे मोटे लोग हैं जो अपनी हार्ड अर्न मनी इन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हार्ड अर्न सेविंग्स अपनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ माल प्रैक्टिसेस में ना फंस जाए, या फिर किसी ना किसी तरीके से उनका शोषण ना हो। और इस चीज़ को सेफगार्ड करने के लिए पूरी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसी के लिए फिर लीगल एक्ट्स भी बनाए गए हैं। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द रेगुलेटर्स इज टू क्रिएट अ फेयर एंड कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस विद इंटरमीडिएट्स एंश्योरिंग अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इवन जो रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सेबी की एक एक्सक्लूसिवली रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस भी हैं जिसके अंदर उसने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं टू हाउ टू बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट एंड व्हाट आर द थ्रेशोल्ड्स ऑफ गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम सेबी फॉर बिकमिंग अ रिसर्च एनालिस्ट। तो ये सारी रेगुलेशंस और एक्ट्स के थ्रू ही सेबी जो है अपना पूरा मार्केट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो सबसे ऊपर टॉप ऑफ द पिरामिड कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही सब कुछ फोर्स ही करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल कैसे करती है? अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू। तो डिपार्टमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एक एक करके पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। और इसका हेड कौन होता है? इसका होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसका हेड होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज द फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज। और इनका काम क्या होता है? यूनियन बजट। यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। देन कम्स द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ओवरसीज, sorry, Department of Expenditure oversees the expenditure management of the government of India. The department is also involved with the matters such as financial assistance to the states and borrowings by the states। ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर से स्टेट्स की तरफ जाती है वो कौन ओवरसी करता है? वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखता है। इवन जो भी गवर्नमेंट की सैलरीज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, प्रमोशन है, वो कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही देखता है। और जिसको इसको बोलते हैं पे कमीशन जो लगती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, जो पे कमीशन लगाई जाती है वो कौन लगाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। देन कम्स द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और रेवेन्यू क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? तो यहाँ पे क्या है? टैक्स प्लानिंग, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसीज है। और यहाँ पे कौन कौन से इसके अंडर में? एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे और डायरेक्ट टैक्सेस आएंगे। द डिपार्टमेंट हैंडल्स द मैटर रिलेटिंग टू ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस थ्रू 2 स्टैट्यूटरी बोर्ड्स, नेमली है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स देखता है, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो GST देखता है। ठीक है। देन कम्स द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसमें क्या आ जाएगा? बैंकिंग एंड RBI आ जाएगा इसके अंदर। दिस डिपार्टमेंट कवर्स द बैंक्स, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, इवन द पेंशन रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस, माइक्रो SME एंटरप्राइजेस कहाँ पे इंक्लूड हुए? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। देन द लास्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, तो जब गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को ऑफलोड करता है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज में होल्डिंग होती है, और ऐसे ही गवर्नर के पास स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज में होल्डिंग होती है, तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर और गवर्नर को अपनी होल्डिंग्स को सेल ऑफ करना होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर, तो उसको हम क्या बोले जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। या ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट जब अपनी होल्डिंग्स को सेट ऑफ कह रहा हूँ, गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग्स को जब
प्राइमरी मार्केट के अंदर ऑफलोड करती है तो उस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. So this department is responsible for a systematic policy approach to disinvestment and privatization of public sector undertakings. The department is also concerned with the financial policy relating to the utilization of proceeds of disinvestment. तो अब जब डिसइन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट तो उसके बाद पैसा आएगा, जो भी शेयर्स वो ऑफर करेगी उसके बदले में उसको पैसा आएगा, तो वो पैसे का यूटिलाइजेशन क्या होगा, तो हाउ टू यूटिलाइज द प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ये भी कौन डिसाइड करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब ये 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं विद इन द बिगर अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, देन कम्स अनदर मिनिस्ट्री विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. और देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का क्या फंक्शन है, टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेट्स इन इंडिया, कॉर्पोरेट्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. ठीक है, इवन कॉर्पोरेट्स को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी कौन देती है, एमसीए देती है. कंपनीज का रजिस्ट्रेशन का काम, उनको इनकॉर्पोरेट करने का काम, उनको बंद करने का काम, उनको मैनेज करने का काम कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज प्राइमरी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आएगा यहाँ पे, एंड अदर अलाइड एक्ट्स. इसके अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट भी आएगा, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, एलएलपी एक्ट 2008, ये सारे आएंगे. रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम देयर अंडर मेनली फॉर रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर. और इनकी नोडल एजेंसीज कौन सी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और रीजनल डायरेक्टर्स इनकी नोडल एजेंसीज है. इज द अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट टू रजिस्टर द कंपनीज एंड टू एंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ. द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट, मैंने बताया था. पार्टनरशिप एक्ट भी देखता है, और कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड्स भी, एंड सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980. ठीक है, तो ये सारा काम किसका है, एमसीए का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है. और एमसीए की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है जिसको बोला जाता है एमसीए 21. एमसीए 21 में आप कंपनीज का डेटा को ट्रैक भी कर सकते हैं. तो जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, और अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी पब्लिकली अवेलेबल है, और उसका डेटा ट्रैक कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. देन कम्स द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच इज आरबीआई. और आरबीआई का काम क्या होता है, आरबीआई नेशन की मॉनेटरी पॉलिसी को एडमिनिस्टर करता है. और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, मनी सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन इन अ फाइनेंशियल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम, मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमिक सिस्टम. और बैंक्स की लाइसेंसिंग का काम करता है, रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन का भी काम करता है, और एज वेल एज फॉरेक्स का भी काम करता है. तो फॉरेक्स कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई. और आरबीआई इज ऑल्सो द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इट्स की कंसर्न इज टू इंश्योर दैट द एडुकेट ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, so that economic growth and financial transactions are facilitated but not so rapidly which may precipitate inflationary trends. तो ये क्या कह रहा है कि मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करके रखता है इस तरीके से कि ग्रोथ है, ना कि इस तरीके से कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, चीज़ें महंगी हो जाए. कहना क्या चाह रहा है कि अगर मनी सर्कुलेशन किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मनी का सप्लाई, मनी का फ्लो तेज़ रहता है, तो फिर चीज़ें महंगी हो जाती है. क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ती जाती है. अगर सबको इजीली इनकम मिलती रहेगी तो फिर वो डिमांड भी उसी तरीके से करने लगेंगे, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगी हो जाती है चीज़ें, और मनी की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है बहुत. देन द सेबी, और सेबी सबसे मेन अथॉरिटी है पूरे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, और इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटरी भी बोला जाता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसको एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया विच इज सेबी एक्ट 1992, एंड दिस एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, सेबी के मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. ये सारी एजेंसीज का मेन फंक्शन है. ये डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम है. फिर रेगुलेटिंग द बिजनेस, वो डिफरेंट रेगुलेशंस भी करता है, इस पर लीगल पावर भी है. रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग करना, प्रमोशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना. इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जिसमें कंपनीज के इनसाइडर को मुनाफा होता है, और जो भी छोटे मोटे निवेशक हैं, जो आउटसाइडर्स है कंपनी को, उनको लॉस हो जाती है. फिर कंपनी एक दूसरी कंपनी को अगर एक्वायर कर रही है, टेक ओवर कर रही है, तो उसका कंट्रोल भी किसके पास है, परमिशन लेनी पड़ती है सेबी से. ठीक है, फिर उसके बाद इसका एजुडिकेशन पावर भी है, इसको काजी कोर्ट भी बोला जाता है. तो इसके पास कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ऑडिट, सेल्फ रेगुलेटरी, और ये इंस्पेक्शन भी कर सकती है डॉक्यूमेंट्स का. ठीक है, देन एडाई जिसको बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो नाम से पता चल रहा है ये इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती होगी, इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेशन करती होगी,
उनके बिजनेस ऑपरेशन को रेगुलेट करती होगी और उनकी स्कीम्स को रजिस्टर करती होगी। तो एडाई रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर। एडा is the licensing authority for insurance companies, defines the capital and net worth requirement for insurance companies. IRDAI mission is to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance sector, including the reinsurance business. जैसे reinsurance business क्या हो गया, insurance marketing companies जो, while ensuring protection of the interest of the insurance policy holder. ठीक है, इनका भी main function क्या है, to protect the rights of the policy holder. Then PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority, इसका भी सेम ही फंक्शन होगा जैसे एडाई का है। सो PFRDA इज द अथॉरिटी इंटरेस्टेड टू एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ द पेंशन फंड सेक्टर। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द PFRDA एक्ट 2013 एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन अक्टूबर 2003। अब यहाँ पे हुआ क्या था, 2013 के अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर इसको रिकग्नाइज किया था। ऑल्दो PFRDA बना कब था, अक्टूबर 2003 के अंदर। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पावर आई थी PFRDA एक्ट 2013 के अंदर, लेकिन इसको बनाया कब किया था, 2003 के अंदर। और इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रमोट ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ द स्कीम्स। PFRDA has been assigned with the responsibility of designing the structure of funds and constitution in the NPS. It is responsible for registering the various constitutions such as fund manager जो पूरा पेंशन के कॉर्पस को संभालेंगे, कस्टोडियन जो सिक्योरिटीज़ को देखभाल करेंगे, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ट्रस्टी बैंक्स एंड टू डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो पेंशन फंड का पैसा कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में लगेगा, तो जो भी स्कीम्स है वो स्कीम्स भी रजिस्टर करानी पड़ती है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ ही साथ जो भी पेंशन फंड के मैनेजर्स हैं, कस्टोडियंस हैं और KRA एजेंसीज हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन भी कहा होगा, अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। देन कम्स द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हाल फिलहाल में ही बना है और रादर देन 2016 के अंदर ही इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। और इसका मेन मोटिव क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, ये पूरा ट्रांजैक्शन होती है लेंडिंग एंड बोरोइंग की। ठीक है, अब जो बोरोइंग कर रहे हैं वो कौन है, कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइवेट कंपनीज बोरो कर रही हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। लेंडिंग कौन कर रहे हैं, बैंक्स या फिर PFIs, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो लैंड कर रहे हैं। होता क्या था, मान के चलिए किसी ने लोन बोरो करा और अगर कंपनी वो लोन नहीं पे कर पा रही तो 10 साल 15 साल 20 साल तक मामला खींचता रहता था और तब तक क्या होता था, बैंक का दिवालिया निकल जाता था। कंपनी पैसा नहीं देती थी तो बैंक्स को पैसा निकालने के लिए 10 साल 15 साल लग जाते थे, कोर्ट में केस काटने पड़ते थे, सिविल कोर्ट्स के अंदर मैटर चलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, एक सेपरेट कोर्ट बना दिया गया, इसको स्पेशलाइज कोर्ट कह लीजिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। ठीक है, अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को देखता है। अब मान के चलिए कोई भी बोरोअर अगर पैसे मार के बैठेगा तो उसका केस कहाँ जाएगा, IBBI के पास जाएगा। ठीक है, और इसके IBBI एक एक्ट है और इसके अंदर रिकग्निशन मिली NCLT को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब जो भी केस है वो NCLT में जाएगा और NCLT इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते हैं, IBBI established under the Insolvency Bankruptcy Board is the regulator for overseeing the insolvency process as well as the insolvency professional। तो इसके अंदर अब जो भी एडवोकेट होंगे उनको क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो पूरा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को ओवरसी करते हैं और ये देखते हैं कि कंपनीज की इंसॉल्वेंसी जो है वो रेगुलेटरी वे के अंदर इन कन्फर्मेशन विद द रेगुलेशन होनी चाहिए। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में बोला जाता है जो पूरा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को देखते हैं। इट हैज़ रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज, कंपनी भी हो सकती है, एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर making and enforcing rules related to corporate insolvency resolution, corporate liquidation मतलब कोई एसेट बेचना हो तो, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी भी अलाउड है इसके अंदर कॉर्पोरेट्स को छोड़ के, एंड इंडिविजुअल बैंक्रप्सी कोड। इट इज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूअर्स इन इंडिया। वैल्यूअर जो किसी एसेट का वैल्यूएशन करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का वैल्यूएशन है, बिजनेस वैल्यूएशन है, गोल्ड वैल्यूएशन है। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करेगा, IBBI करेगा। देन कम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, और इसका काम क्या है, एक तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या किया है, इसने सिक्योरिटीज को डिफाइन किया है कि सिक्योरिटीज क्या होती है। तो सिक्योरिटीज के अंदर डेरिवेटिव्स आते हैं, डिवेंचर्स आते हैं, स्टॉक्स आते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं,
और म्यूचुअल फंड की यूनिट आती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की यूनिट आती है, पास थ्रू सर्टिफिकेट है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो सारे इन्होंने यहाँ पे रिकग्नाइज करें। साथ ही साथ इसमें रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे करना है वो हुआ। व्हाट कंस्टिट्यूट्स द फ्रॉड्यूलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉड्यूलेंट एंड प्रोहिबिटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है वो SCRA में डिफाइन है। तो एक बार पढ़ते हैं। SCRA provides for direct and indirect control of virtually all aspects of securities market to SEBI. Instruments, intermediaries, issuers and investors, सब कौन देखेगा? SEBI देखेगा। It prevents undesirable transaction in securities by regulating the business of securities dealing and trading. The act covers a variety of issues. Even functioning of the stock exchanges is also covered through Securities Contract and Regulation Act. ठीक है। देन सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992 से सेबी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था एंड इट वाज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग दोबारा आ गया, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं समझाता हूँ। अब देखिए कंपनी के इनसाइडर कौन होते हैं, जैसे मान के चलिए मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गई या फिर उनका डायरेक्टर्स हो गए, है ना, वो लोग जिनके पास कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी का डिविडेंड डिक्लेरेशन, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान, ठीक है, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन, मर्जर, डीमर्जर, टेक ओवर या कोई भी बोनस इशू, राइट इशू, कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर किसी भी इंसाइडर के पास है, ठीक है, और उसने बेस्ड ऑन दैट इनसाइड इंफॉर्मेशन उसने ट्रेड लिया है कंपनी के स्टॉक्स में, या फिर ट्रेड के साथ साथ उसने किसी बाहर वाले को कम्युनिकेट किया है, कम्युनिकेट टू आउटसाइडर, तो ही इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। समझ आ गया? तो कंपनी से अंदर के जो लोग हैं, कंपनी से रिलेटेड लोग जिनके पास कंपनी की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और उसके बेसिस पे उसने कंपनी के शेयर्स में ट्रेड किया या फिर किसी बाहर वाले को कम्युनिकेट किया, तो उस केसेस में उसके ऊपर केस या मुकदमा चलाया जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में। सो द रेगुलेशन prohibits the insider trading under the section 30 of the SEBI Act 1992. The regulations define insider as any person who is a connected person or in a possession or having access to unpublished price sensitive information. Access किसके पास होती है? इंसाइडर के पास। कनेक्टेड पर्सन मतलब जो उस इंसाइडर पर्सन के साथ कनेक्टेड हो। The regulation define unpublished price sensitive information that affect the company or its securities. अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वही हो गई कि वो इनसाइड इंफॉर्मेशन जिससे अगर वो बाहर बता दी जाए तो उसके शेयर प्राइस में उथल पुथल हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, विच इज नॉट जनरली अवेलेबल एंड विच कैन मटेरियली इफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। और वो कौन से होते हैं? कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी की डिविडेंड, या कंपनी का कोई मेजर एक्सपेंशन प्लान, मर्जर, डीमर्जर, टेक ओवर, एक्विजिशंस, तो ये सारे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। Then comes the SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to securities market regulation 2003। 3 बार अमेंड कर चुके हैं, 2007 में, 2012 में, 2013 में। तो इसके अंदर क्या है? कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं जिनको फ्रॉड्यूलेंट और अनफेयर बताया गया है, जैसे कि द SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices regulation prohibit fraudulent and unfair and manipulative trade practices in securities. These regulations have been made in exercise of the power conferred by section 30 of the SEBI Act 1992. These regulations define fraud as inclusive of any act, expression, omission or concealment committed to induce another person or his agent to deal in securities. There may or may not be a wrongful gain or avoidance of any loss, however that is inconsequential in determining if fraud has been committed. ये क्या कह रहा है? अगर किसी भी अनदर पर्सन को इंड्यूस किया गया कि वो एक पर्टिकुलर शेयर के अंदर ट्रेड ले ले, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल फ़ोन कर करके या फिर मैसेजेस के थ्रू लोगों को प्रोवोक किया जाता है कि वो इस शेयर के अंदर पैसा लगा दें, इस शेयर की गलत रिपोर्ट छापते हों,
गलत गलत एडवर्टीजमेंट आए हैं, या आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि यूट्यूब में एड्स आने लग गए हैं आजकल कुछ कंपनीज के, और उनके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो वो अनदर पर्सन को इंड्यूस किया जा रहा है, तो वो क्या है, फ्रॉड्यूलेंट ट्रेड प्रैक्टिस है। उससे होता है क्या, प्राइस पंपिंग एंड डंपिंग वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हर्ड इफेक्ट आता है। जैसे ही भीड़ को पता चलेगा कि एक शेयर के अंदर कुछ भी होना है, तो भीड़ उस पर टूट के पड़ेगी, उससे क्या होगा, शेयर के प्राइस एकदम बढ़ जाते हैं। फिर जिन लोगों ने पहले से ही वो शेयर खरीद रखे होते हैं, वो बढ़ते हुए प्राइस पर उसको बेच देते हैं, तो जितने भी छोटे लोग होते हैं फिर उनको नुकसान हो जाता है, या फिर जो भी लेट एंट्री लेते हैं स्टॉक के अंदर उनको नुकसान हो जाता है। तो अब इसके अंदर ये लिखा गया है कि ये एक्ट ये नहीं मानेगा कि किसी को गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ये एक्ट ये कहता है कि अगर किसी ने भी ये इंड्यूसमेंट करी है या फिर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करी है, तो उसको यहाँ पे प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा अंडर दीज रेगुलेशंस। ठीक है। अब नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन। मैंने बताया था 2014 के अंदर आई थी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन, विच वॉज लेटर अमेंडेड इन 2016। तो इसमें रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ रिसर्च एनालिस्ट है, एज वेल एज द प्री रेक्विजिट्स ऑफ बिकमिंग अ रिसर्च एनालिस्ट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। और दोज ऑफ यू हु वांट्स टू बिकम रिसर्च एनालिस्ट, इट्स अ मस्ट गो थिंग, और आप लोगों को ये रेगुलेशन पढ़नी चाहिए। ये ड्राफ्ट रेगुलेशन आपको सेबी की वेबसाइट पे मिल जाएगी और इसको आपको पढ़ना चाहिए। सो टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, क्या कर रहा है कि टाइमली मतलब समय से पहले और सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल है। कंसिडरिंग द वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर एन इन्वेस्टर टू एनालाइज एंड ग्रास्प द इन्फॉर्मेशन। क्या कह रहा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो आम इंसान के लिए उस इन्फॉर्मेशन को समझ पाना और उसके बेसिस पे ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रिसर्च एनालिस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या है, दे मेक रिकमेंडेशन वेदर टू बाय, होल्ड और सेल द सिक्योरिटी। इन्वेस्टर्स ऑफन रिलाई ऑन देयर एडवाइस, हाउएवर सच एडवाइस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट is many times prone to conflict of interest that may prevent them from offering independent and unbiased opinions. Since the primary objective is to protect the investor and enhance the confidence in the market, it is a major concern of regulatory authorities to identify and deal with the conflict of interest arising from the production and dissemination of research reports. क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कभी कभी होता क्या है, रिसर्च एनालिस्ट जब अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, तो जो रिपोर्ट्स में स्टॉक्स या कंपनीज को वो कवर करते हैं, उनमें उनकी ऑलरेडी होल्डिंग होती है। ठीक है, अब मान के चलिए रिसर्च एनालिस्ट रिलायंस के शेयर ऑलरेडी होल्ड करता था, और उसने अपनी एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि रिलायंस के शेयर को बाय करो, RIL के शेयर को बाय करो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रिसर्च एनालिस्ट इज बुलिश ऑन रिलायंस शेयर, उसको ग्रोथ नजर आता है। तो अब इसके जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, वो भी रिलायंस के शेयर को बाय करने लग जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा, रिलायंस के शेयर की डिमांड बढ़ेगी और रिलायंस का शेयर फिर ऊपर चला जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो आ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट है, इसने तो पहले ही सस्ते दामों पे खरीद रखा है, इसको तो बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन के अंदर ये लिखा है कि वाइल मेकिंग रिसर्च रिपोर्ट्स, तो रिसर्च एनालिस्ट को इंडिपेंडेंसी कैसे मेंटेन करके रखनी है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अवॉइड करना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जोन्स है विच आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस के अंदर उसको कैसे पैनलाइज किया जाएगा, वो सारी चीज़ें रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशंस के अंदर कवर्ड है। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट है यहाँ पे डिस्कस किया है। ऑनेस्टी एंड गुड फेथ, डिलीजेंस मतलब हार्डवर्किंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग और फंड ट्रेडिंग से बचना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, कंप्लायंस में रहो, किसके कंप्लायंस में, सेबी की रेगुलेशंस के कंप्लायंस में रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, देन कम्स द लास्ट टॉपिक, एक्सचेंज सर्वेलेंस मैकेनिज्म। अब देखिए ये एक्सचेंज सर्वेलेंस मैकेनिज्म क्या है। मान के चलिए NSE पे कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, समवेयर अराउंड 2600 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन NSE। तो क्या होता है, कभी कभी बड़ा अजीब सा एक रिएक्शन होता है कुछ शेयर्स के अंदर, और कुछ अनफेमिलियर मूवमेंट्स होती हैं शेयर्स के अंदर, सडनली वो ऊपर चले जाते हैं, सडनली नीचे चले जाते हैं। तो एक्सचेंज के सर्वेलेंस जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं, और दो तरीके के सर्वेलेंस होते हैं। एक होता है GSM, जिसको ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर कहते हैं, एक होता है ASM, जिसको एडिशनल सर्वेलेंस मेजर कहते हैं। और ये उनके ऊपर एक्टिवेट होता है जिनके शेयर्स या जिनके स्टॉक्स जो हैं बहुत अनफेमिलियर ट्रेड मूवमेंट्स देते हैं। ठीक है,
तो टू एनहेंस द इंटेग्रिटी ऑफ द मार्केट एंड टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, सेबी अलॉन्ग विद द एक्सचेंज इंप्लीमेंट सर्वेलांस, सर्वेलांस का मतलब देख रेख करना, नज़र में रखना, सर्वेलांस मैकेनिज्म, ग्रेडेड सर्वेलांस मैकेनिज्म आर टारगेटेड एट सिक्योरिटीज विद लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो स्मॉल कैप कंपनीज हो गई, और नेट वर्थ वेयर द वैल्यूएशन इज नॉट कमेंसुरेट विद द बिजनेस फंडामेंटल्स। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर शेयर्स की अनरीजनेबल वैल्यूएशन है और कंपनी के फंडामेंटल्स पुअर हैं, लोअर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लोअर लिक्विडिटी है, तो उसका जीएसएम एक्टिवेट होगा। एडिशनल सर्वेलांस मेजर आइडेंटिफाई द शॉर्ट लिस्टेड सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन द प्राइस एंड वॉल्यूम्स ऑफ द सिक्योरिटी। तो कभी क्या होता है, बहुत सडन स्पर्ट इन द वॉल्यूम होता है, सडन राइज हो जाता है वॉल्यूम में, या प्राइस वेरिएशन बहुत होता है। आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनके शेयर सर्किट के अंदर रहते हैं, अपर सर्किट लगता जाता है 5%, 10%, और कभी कभी क्या होता है वो रिवर्स हो जाता है, लोअर सर्किट लगता रहता है 5%, 10%, 15%। तो ये इस तरीके के स्टॉक्स को, इस तरीके की कंपनीज को ये सर्वेलांस मेजर में ट्रिगर कर देते हैं। और फिर जब सर्वेलांस मेजर आता है तो सबसे पहले जो एक्सचेंज है वो कंपनीज के मैनेजमेंट से एक एक्सप्लेनेशन देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कंपनी के अंदर कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जो रिवॉल्व हो रही है और जो पब्लिक को नहीं पता। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो वो एएसएम जीएसएम के थ्रू क्या करता है, उनका फीचर चेंज कर देता है, जैसे कि डेली की सेटलमेंट बंद करके वीकली सेटलमेंट हो जाएगी शेयर के अंदर, ठीक है, वीकली सेटलमेंट हो जाएगी, या फिर उसकी सर्किट लिमिट को चेंज कर देंगे, सर्किट लिमिट को चेंज कर देंगे, या फिर मार्जिन उसकी बढ़ा देंगे, इनिशियल मार्जिन होती है, ठीक है। तो सर्वेलांस मेजर के थ्रू फिर एक्सचेंज जो है उनके अंदर सेटलमेंट का और प्रोसेस जो है वो चेंज कर देती है, या सर्किट लिमिट को वो चेंज कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज सर्वेलांस मैकेनिज्म। सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर फ्रॉम रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल, and I hope you like the videos. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.